अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स के ऊपर आपकी सेकेंड वीडियोस बना रहे हैं और सेकेंड लेक्चर दे रहे हैं इसके ऊपर। और आज जो है चैप्टर नंबर 1 का एक सेकेंड पार्ट कह रहे हैं या सेकेंड लेक्चर कह रहे हैं। और याद रखें कि आपकी जो लिमिट के ऊपर है वो कम से कम आपके पेपर में 2-3 यानी कि पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज के लाजमी दिए जाते हैं। और जो आज का पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो तो तकरीबन 90% श्योरिटी है कि आपके पेपर में वो पॉइंट दिया जाता है और हमने उसे मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने नोट किया है ताकि हम वो पॉइंट आपसे हर तरह से डिस्कस कर लें। अब अगर हम बात करें आपके चैप्टर नंबर 1 में क्या हुआ है, तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि 3 चैप्टरों को उन्होंने इकट्ठा करके चैप्टर नंबर 1 बना दिया। अगर हम बात करें 1.6 और 1.7 तो ये लिमिट से इसका ताल्लुक है और किसी दौर में ये अलग से एक चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, जो कि इन्होंने जब बुक चेंज की तो 3 चैप्टर्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपको लिमिट, और लिमिट के ऊपर याद रखें कि हमारे पास एक आपको फंक्शन दिया जाता है जो कि लिमिट का फंक्शन दिया जाता है। और इसके अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले जो इसका टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप अपने जहन में वो बात बिठा लें तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये इंतहाई आसान और एग्जाम में आने के काफी इसके चांसेस होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर 1/0 ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनफाइनाइट यानी कि हम अगर 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये कभी डिवाइड नहीं होता। ये अनडिफाइंड वैल्यू है जिसे कोई भी नहीं बता सका आज तक। और हमारे पास ये जितने भी फंक्शंस हैं, बुनियादी तौर पे अगर हम ये कहें कि हमें इस बात से बचना है तो ये आपको बड़ी आसानी से एमसीक्यूज का पॉइंट समझ आ जाएगा। क्योंकि हमारे मैथ्स के अंदर अगर नीचे 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं ये डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि 2 अगर 8 से डिवाइड करें तो होता है और होने के बाद इसका आंसर क्या आता है, 4। लेकिन अगर हम बात करें कि 1/0 को अगर हम डिस्कस करते हैं तो 1 को 0 से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो पाता, बल्कि कैलकुलेटर में भी अगर हम मालूम करें तो वो इसको इनफाइनाइट या अनडिफाइंड या मैथ एरर करके इसको रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा बात अब इस तरह से बनी कि हमारे पास ये जितने भी एमसीक्यूज के पॉइंट है, इन पॉइंट में हमने इस बात से बचना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर 1 वाला पॉइंट, इसमें क्या लिखा है और क्या करना है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपके पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि नंबर 1 वाले पॉइंट में आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पे x की जगह यानी कि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अपॉन में वैल्यू को कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लिमिट के नीचे जैसे x की लिमिट आपको 2 दी हुई है, हमने हर एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर हम डिनोमिनेटर में x की लिमिट 2 अप्लाई करते हैं तो वो आखिर क्या आता है। अगर तो वो 0 आता है तो ये हमारे लिए मसला है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था अनडिफाइंड वैल्यू होती है और 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हमें फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को याद करते हुए उसके मुताबिक प्रोसेस को यूज करना होगा। यकीनी तौर पे जब एमसीक्यूज आती है तो ये इतना लेंथी प्रोसेस आपको नहीं देते, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि 2-3 लाइन के अंदर इसके आंसर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x की लिमिट 2 अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि x में की जगह अगर हम 2 अप्लाई कर दें तो 2 में से 2 को लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और ज्यादातर अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो वहां ऐसा प्रोसेस होता है कि अपॉन में लिमिट अप्लाई करने के बाद यकीनी तौर पर 0 आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे चेक नहीं करें, चेक आपने लाजमी करना है। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, और अगर 0 आ रहा है तो फिर आपको जैसे कि कहा गया है फैक्टराइजेशन या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को
अप्लाई करना होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आइडेंटिटीज को करेंगे, और अगर अलजबरा से रिलेटेड दिया हुआ है वेरिएबल्स तो हमें फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी होगी। तो नंबर 1 पॉइंट को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे कि नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट में हमने करना क्या है कि यहाँ पे चूंकि x की लिमिट अप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो हमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी, और करना इस तरह से है कि हमें यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आपने जज करना है। जैसे कि कहा कि अगर फैक्टराइजेशन हो रही है, अगर हम डायरेक्ट करें क्योंकि आप मैट्रिक के बच्चे नहीं हो, 9 के नहीं हो, तो आपको पता है कि x² - 4 का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x - 2 और x + 2 आ जाएगा, और इसके बाद अपॉन में चूंकि हमारे पास x - 2 है और इसी की वजह से नीचे 0 आ रहा था, क्योंकि x की लिमिट अगर 2 अप्लाई करें तो 2 - 2 हमारे पास 0 होता है। 0 एक तरह से अनडिफाइंड वैल्यू है, एक तरह से क्या यकीनी तौर पे अनडिफाइंड वैल्यू है। तो फैक्टराइजेशन जैसी हमने अप्लाई की तो हमारा एक अदद ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया कि x + 2 की जगह लिमिट को अप्लाई कर देना है, और x की जगह 2 जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 2 + 2 होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा इसका आंसर 4। तो इसी तरह से आपके सेकंड पॉइंट के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है उसे हमने अपने लिहाज से लिया है। अपने लिहाज से मुराद है कि खुद इसको अरेंज किया, इसको तैयार किया ताकि हम जो भी लिमिट के अंदर अलजबरा के अंदर हमारे पास केसेस आते हैं उन केसेस को सामने रखें। अब जैसे यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया और नीचे का मसला जो था वो हल हो गया। अगर अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से है कि एक हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमने कॉमन पे गौर करना है। अगर न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, और कॉमन वो आ रहा हो जैसे यहाँ पे x की लिमिट दी है तो x की बात करें, या फिर कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे x कॉमन नहीं आ रहा, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट दिया है वो एक्चुअली वो लिया ही इस बुनियाद पे है कि यहाँ पे x को कॉमन दिया गया है, और अगर आपके जहन में ये पॉइंट नहीं बैठा होगा तो आप हो सकता है प्रोसेस बहुत लेंथी कर दें और आपका आंसर भी गलत आ जाए। तो लिहाजा ये पॉइंट्स बनाएं कि पहले वाले में तो सिंपल बुक का MCQs है, बुक का क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने के बाद हमें उसे कैंसिल करना होगा। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 की, तो हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, बल्कि हमें कॉमन लेके पहले x को खत्म करना है, फिर उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि नीचे क्या लिमिट रखने के बाद 0 तो नहीं आ रहा। तो आप ऊपर से अगर हम कॉमन लें, और ये चीज हम जहन में रख लेते हैं कि x की लिमिट क्या है 4 है, तो ऊपर हमने x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x² - 2x और प्लस का 1, और नीचे से भी कॉमन आना चाहिए और आ भी रहा है, तो वो x कॉमन आ रहा है और x के बाद यहाँ पे x² x हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस x से x कैंसिल हो गया। फिर आगे क्या हुआ है कि आगे हमने अब लिमिट को चेक करना है कि डिनोमिनेटर में x की लिमिट 4 दी है, 4 से आखिर 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 4 अप्लाई करें तो 4 में से 3 लेस करने पे 1 आता है, लिहाजा 0 नहीं आता। तो इस सूरत में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर अभी भी 0 आता तो फिर हमारा क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते थे, MCQs के चांसेस कम थे। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि x की जगह अब हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस का 1, और नीचे भी इस तरह से 4 - 3, यानी कि ऊपर 17 में से 8 लेस करेंगे तो 9 और नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद आपका आंसर क्या होगा 9 होगा। तो नंबर 2 का जो आंसर हमारे पास आया वो 9 आंसर है। तो नंबर 3 में अब हम देखेंगे कि नंबर 3 में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है कि 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है।
तो अगर हम नंबर 3 में चेक करते हैं और x की जगह 3 अप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। और इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन जैसे कि कॉमन लेने का प्रोसेस या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये है कि ऊपर जैसे कि हमने ये दो बातें की, तो एक तरह से ये दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप है और मिक्सअप के अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल है इसमें कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जबकि ऊपर हमें इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो तमाम लिमिट की इस टाइप की जितनी भी एमसीक्यूज आने का चांसेस है, तो इसमें फैक्टराइजेशन, कभी फॉर्मूला, कभी मिडल टर्म ब्रेकिंग, कभी कॉमन लेके कैंसिल करना, ये प्रोसेस बनेगा। तो अब यहाँ पे जैसे नंबर 3 के ऊपर हम बात करते हैं, तो नंबर 3 के अंदर ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो कैसे ब्रेक करेंगे हम, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया कि x की वैल्यू नीचे रखने पे तो भाई 0 आ रही है और 0 आने का मतलब है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट बनाना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक जैसे भी करते हैं, तो अब आप देखें 6 लिखा है लास्ट में, तो 6 के अगर मिडिल टर्म अरेंज करें तो 3 2 6 होता है, तो मिडिल टर्म अरेंज हो जाएगी किस तरह से कि एक -2x और एक -3x और प्लस का 6। इसी तरह अपॉन में फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसे भी हम अप्लाई कर देंगे। और फर्दर प्रोसेस चल रहा है, मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहा क्योंकि एमसीक्यूज में कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारा टाइम सेव होना चाहिए। तो अब इन दोनों में से x कॉमन आया तो x माइनस का 2 हो गया, और इसी तरह 3 कॉमन आया तो x माइनस 2, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो गया x माइनस 3 और x प्लस 3। और इसके बाद हमने x माइनस 2 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 3 आ गया और नीचे x माइनस 3। एक्चुअली इसमें होता ऐसा है कि जब कभी 0 नीचे आ रहा होता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे, तो लाजमी क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस दिया होता है कि हमारा ये इशू सॉल्व हो जाता है। अब जैसे ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, कैंसिल हो गए, और यही वो इशू था जिसकी वजह से ये 0 हो रहा था। अब इसके बाद हमें लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। बात नंबर 3 के ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है, तो x की जगह 3 माइनस 2 हो जाएगा और नीचे जो है 3 प्लस 3 यानी कि 1/6 इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा कि काफी आसान और सिंपल इजी है, लेकिन इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर 3 का 1/6 आंसर आ चुका है। और इसके बाद अब नंबर 4 पे हम आते हैं, तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इसका ताल्लुक है। इसके अंदर पहले आपको एक बात जहन में रखनी पड़ेगी, वो बात जैसे ही जहन में रखेंगे तो आपको ये करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नंबर 4 से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला कह लें, एक नोटेशंस कह लें कि जब लिमिट हम अप्लाई करें और x 0 हो और साइन x अपॉन x हो, तो इस सूरत में हमारा आंसर 1 आएगा। तो बहुत से बच्चे ये भी बात सोचते हैं कि ये आखिर जिन्होंने बुक के अंदर इसको स्टडी किया है वो ये सोचते हैं ये 1 कैसे है, क्योंकि अगर हम इस नज़र से देखें कि अगर हम x की लिमिट अप्लाई करें नीचे 0 तो साइन 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, और 0/0 भी जो है वो देखा जाए तो हमारे पास 1 नहीं बल्कि इनफाइनाइट होता है, जो कि 0 को 0 से डिवाइड करने के, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये इनफाइनाइट समझा जाएगा। और यहाँ पे आखिर ये 1 क्यों आता है, इसके लिए बुक के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक यूनिट सर्कल बनाते हुए उन्होंने ये बात समझाई है कि जहाँ पे हमारे पास x और साइन x का जहाँ रेशियो है पूरे सर्कल के अंदर, वहाँ रेशियो उसका 1 रेशियो आता है, लेकिन जब x की डिग्री 0 बनती है तो उस सूरत में ये बात जो है हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है। क्योंकि देखें, अगर मैं इस तरह से करते हुए अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री है तो सामने जो है वो
हमारे पास एक कर्व नमा यूनिट सर्किल में एक हमारे पास साइन एक्स आ रहा होता है। साइन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है वाई को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिग्री को। तो यहाँ पे जब आपके पास 0 डिग्री है और यहाँ लेंथ भी 0 है तो ये ना तो आपका ये एंगल होगा ना यहाँ पे लेंथ होगी। डिवाइड को अगर हम समझे सही तरीके से, अगर कोई चीज हमें बांटनी हो और हम कहें कि 0 चीज है और 0 लोगों में बांटो, तो हम ये कहेंगे ये बात ही गलत है। लेकिन उसके बाद होता ये कि इस फिगर में जैसे x कोई एंगल बनाता है तो वहां से y की लेंथ प्रोड्यूस होती है, लेकिन x और साइन x की हर जगह से रेशो क्या होती है, 1 होती है, जिसकी बुनियाद पे इसे 1 लिया जाता है। और ऐसी तमाम चीजें नोटेशंस कहलाती हैं। और अगर हम इसे इनफाइनाइट लेंगे तो हमारे मैथ्स के अंदर बहुत से फंक्शन जो है वो रुक जाएंगे और आगे नहीं चलेंगे। और ऐसी तमाम चीजों को नोटेशंस कहा जाता है जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं, कह देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे डिस्कस की थी, काफी तफसीली बात है, लेकिन समझ आने वालों को थोड़ा सा अगर आइडिया भी हो गया होगा तो मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। अच्छा, अब ये बात इस तरह से कि भाई अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें खाने से मकसद होना चाहिए, खाना कौन बना रहा है, किस तरह बन रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि नंबर 4 है, यहाँ लिमिट x की 0 दे रहे हैं, तो इसमें और इसमें आप देखें फर्क किधर है कि यहाँ पे इधर भी x है और इधर भी x है। लेकिन अगर हम इस वाली MCQ नंबर 4 को देखते हैं तो यहाँ पे 4x है और नीचे x लिखा हुआ है। अब जब भी साइन आपको किसी भी x यानी 4x या कोई भी चीज दे, हमें नीचे भी वही चीज लेके आनी है और हमारा ये फॉर्मूला परफॉर्म हो जाएगा और हमारे पास वो चीज यानी कि ये पूरा फंक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, नंबर 4 के ऊपर बात करें तो हमें जैसे कि लिमिट यहाँ पे x 0 दी है और साइन आपके पास क्या है, 4x है। अब हमारे पास अपॉन में x है, तो हमने देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ जो इसके पास है इसके पास क्या नहीं है। तो नहीं क्या नहीं है यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन के साथ 4x है और नीचे जो है वो x है यानी कि 1x है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 की कमी है। तो हमने करना क्या है कि 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो याद रखिए कि साइन के आगे जो एंगल है वही अपॉन में होना चाहिए। ऐसे होने पे 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आगे x की लिमिट 0 हो और साइन का जो भी एंगल होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1x था, हमने 4x नीचे किया तो 4 ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। मैथ्स की कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हमें डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर में भी वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इस तरीके से साइन 4x अपॉन 4x इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा ये पूरा प्रोसेस इसमें 1 के बराबर हो जाएगा और 4 इसका आंसर आ जाएगा और 4 आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर हम बात करें नंबर 5 के ऊपर, तो 5 को हमने आपके लिए यहाँ पे करके रखा हुआ है ताकि हम मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपको समझा सके कि यहाँ हमें करना क्या होगा। नंबर 5 में एक्चुअली नंबर 4 और 5 में जो फर्क आ रहा है वो फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पे साइन के ऊपर 1 पावर है और 1 पावर होने के बाद अगर यहाँ पे 4x, 9x, 11x कोई भी नंबर देते हैं तो तकरीबन यही प्रोसेस होगा। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये आएगा कि यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 है तो 9 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। इसके साथ यहाँ पे नंबर 5 में जो फर्क आया है ये है कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया हुआ है, साइन के ऊपर स्क्वायर। ये सारा प्रॉब्लम साइन के साथ ही आएगा। इसके अलावा टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक, वहां पे ये इशू नहीं आते और जैसे ही साइन नजर आता है तो हमें ये प्रॉब्लम हैंडल करना होता है। और यहाँ पे हमें करना क्या है कि और करने से पहले ये बात देखनी है कि अगर साइन का स्क्वायर है तो x अपॉन 3 है तो नीचे x स्क्वायर दिया होगा। अगर साइन का क्यूब है तो x क्यूब, अगर साइन की पावर 4 है तो x की पावर
4 दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो यकीनी तौर पे फिर आपका आंसर ये नहीं आ सकेगा, और क्वेश्चन सही होगा तो आंसर भी आएगा, रूल्स भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि साइन का स्क्वायर हो रहा है, तो हमें यहाँ पे नंबर 5 में हमने करके रखा है कि स्क्वायर हमें ऊपर ले जाना है ब्रैकेट के, और जो साइन का स्क्वायर है वो हट जाएगा और x/3 नॉर्मली वैसे ही था वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो x स्क्वायर है वो x हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे x आ रहा है, और बिल्कुल इस तरह से ही हो गया कि स्क्वायर ऊपर चले गया और नीचे x का स्क्वायर भी ऊपर चले गया ब्रैकेट के। और अब हमें इन दोनों को बिल्कुल सेम लाना है। तो जैसे यहाँ x/3 लिखा है तो हम इसके अपॉन में 3 लिखेंगे और साथ ही हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें साइन x/3 अपॉन x/3 को सेपरेट, और ये जो 3 है 1/3 का स्क्वायर बनते हुए 1/9 इसका आंसर आएगा, जो कि हमने नंबर 5 में लिख दिया हुआ है बुनियादी तौर पे। तो ऑलरेडी ये हमने एक वीडियो को बनाते हुए ये कैप्चर नहीं हो सका था, जिसकी बुनियाद पे हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम इस तमाम प्रोसेस को कारआमद बना रहे हैं ताकि हमें दोबारा से ना करना पड़े, और इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि नंबर 5 में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद इसका आंसर भी यहाँ पे यकीनी तौर पे हमने लिखा था 1/9। और नंबर 6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात एक्सप्लेन करनी है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में जैसे कि हम बिल्कुल सही लॉजिक के ऊपर चल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में लिमिट को रख के चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो नंबर 6 में हमने यही बात बताई है कि x की जगह जो भी लिमिट दी होगा रखने के बाद अगर 0 नहीं आ रहा तो डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि चेक ही नहीं करते और फैक्टराइजेशन और ये काम वो काम शुरू कर देते हैं, टाइम भी अपना ज़ाया करते हैं, और आंसर भी आपका मुमकिन है कि लेंथी प्रोसेस की वजह से आंसर गलत आने के चांसेस है। तो यहाँ पे जैसे ही हम चेक करेंगे तो नीचे 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आए तो ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, 0 नहीं आए तो नंबर 6 के अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट x की जगह हमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, जो कि क्या है 2 है। तो जैसे ही 2 अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और इस प्रोसेस को हम पूरा अगर ऐड करें तो 19 आ रहा है। इसी तरह नीचे भी x की लिमिट रखने के बाद हमारे पास 4 + 4 -1 यानी कि 19/7 हमारा आंसर आ चुका हुआ है। ठीक है, अब आपसे हम इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त मांगेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी खिदमत में। हमने 20 वीडियोस को कंप्लीट करना है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो तमाम बच्चों को ये एडवाइस है कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन MCQs की अगर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। अपनी अकल से करें, अपने जहन से करें, समझ के करें, पढ़ के करें और मज़े करें। सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।